संख्या 37 देवस्थान तो मांग संख्या 47 पशुपालन पे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आयुर्वेद पे बोलना चाहूँगा। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम स्वास्थ्य विकार प्रश्नचम च, अर्थात आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करता है एवं पीड़ित व्यक्ति के विकारों का शमन करता है। सम्मानीय सभापति महोदय, आयुर्वेद दिनचर्या तथा आहार निद्रा ब्रह्मचार्य पालन करने एवं स्वस्थ जीवन का मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद यत्रवेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद आचार्य रचक एवं आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित रूप से उल्लेखनीय लगभग 6000 वर्षों पुरानी चिकित्सा पद्धति, जिसे हाल ही में WHO ने भी निरापद चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। आयुर्वेद भारतवर्ष में प्राचीन काल से आज जन जन तक आयुर्वेद से जुड़ाव रहा है। आज भी हमारे देश में कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिससे इंसान उस आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से उनको उपयोग में लेता है और गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी वो उसका इलाज आयुर्वेदिक के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हमारे पास में मध्य प्रदेश में नीमच मंडी में इसकी मंडी लगती है और आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों की एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में वहाँ बिकती है। आयुर्वेदिक की जो वन में जंगल में जो आयुर्वेदिक जो पैदा होता है वो एक बहुत बड़ी नीमच मंडी में जाके हम वो वहाँ बेचते हैं और उसकी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। तो आयुर्वेदिक के माध्यम से हमको वन को भी बचाना चाहिए ताकि वन में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती है वो वन के माध्यम से ही उपलब्ध होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल आधार है औषधीय पादत्य। राजस्थान की जलवायु में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ उत्पन्न होती है जिन्हें पर्याप्त संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए आम जन के स्वास्थ्य के साथ ही कृषक के मजदूर वर्ग को भी रोजगार प्राप्त होता है। संरक्षण के अभाव में हमारी बहुमूल्य अनेकों औषधियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई हैं, जिसकी संरक्षण की महत्ता अति आवश्यकता है। आयुष्मान योजना में आयुष की सभी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में शामिल किया जाना चाहिए। सम्मानीय सभापति महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र डग में ब्लॉक स्तर पर 12 आयुर्वेदिक औषधालय हैं, 1 होम्योपैथिक औषधालय हैं, एक यूनानी औषधालय हैं, परंतु एक छत के नीचे एक ब्लॉक स्तर पर एक औषधालय बनना चाहिए ताकि तीनों आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी एक ही छत के नीचे चल सके। इसलिए ब्लॉक चिकित्सा स्तर पर डग में एक ब्लॉक चिकित्सालय स्वीकृत कराया जाए ताकि इससे आम जन को काफ़ी फायदा मिलेगा। पशुपालन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डग में एक पशु अनुसंधान केंद्र है जो 300 बीघा जमीन पर बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, उसमें 700 के लगभग गायें हैं, 70 गायें दूध देती हैं और करीब 140 लीटर दूध प्रतिदिन जो आसपास के गांव वाले उस दूध का उपयोग करते हैं और उस दूध के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां उस गौ माता के दूध से नष्ट होती हैं और गौ माता के मूत्र से जो दवाइयां बनती हैं, आपने बाबा रामदेव जो तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों पर भी गौमूत्र काम में आता है। पशु चिकित्सालय हमारे एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय, पशु विश्वविद्यालय जोबनेट जयपुर में पिछली सरकार ने घोषणा की थी। मात्र एक विश्वविद्यालय है हमारे बीकानेर में, पूरे राजस्थान में। तो मैं आज माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जोबनेट जयपुर में पशु विश्वविद्यालय खुला है उसको चालू किया जाए ताकि पूरे राजस्थान में आने वाली यूनिवर्सिटियां और ये पशु अनुसंधान केंद्र को उसका फायदा मिलेगा। डग में एक पशु अनुसंधान केंद्र है, उसमें हमारी पिछली सरकार वसुंधरा राजे जी सरकार ने उस पशु अनुसंधान केंद्र को कर्मोन्वित बहुत अच्छा मॉडल पशु अनुसंधान केंद्र बनाया। वहाँ पे हमारे जो बच्चे वेटनरी जो बच्चे पढ़ते हैं
उसकी मैं मांग करता हूं कि उस पशु अनुसंधान केंद्र को क्रमोन्नत करके डिग्री कॉलेज बनाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, अगर डग में पशु अनुसंधान केंद्र कि हम उसको क्रमोन्नत करते हैं और डिग्री केंद्र अगर बन जाता है तो वहाँ राजस्थान के करीब बहुत कम ऐसे डिग्री कॉलेज होंगे ताकि बच्चे वहाँ या पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग भी बनी हुई है, जमीन 300 बीघा भूमि वहाँ पे उपलब्ध है। अगर डग में पशु हमारे ये डिग्री कॉलेज अगर बनता है तो वहाँ के कई बच्चे हमारे यहाँ की डिग्री प्राप्त करके आगे इसकी सुविधा मिलेगी। हमें पशुओं को पालने के लिए हमें एक बहुत बड़ी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो गायों को हम 40 रुपये प्रति गाय के हिसाब से हम गौशाला को देते हैं, आज किसानों ने गायें छोड़ दी हैं। हमारी गाय हमारी गौ माता है। पहले गाय के बछड़े बेचते थे, हम गाय से दूध बेचते थे और गांव में आदमी स्वस्थ रहता था। बाकी आज देखा जा रहा है कि गाय जब तक दूध देती है, जब तक किसान उस गाय को पालता है, अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया उस गाय को हम घर से बाहर निकाल देते थे। आज गायों की ये हालत है कि सड़कों पे गायें बैठी हुई मिलती हैं। आज एक्सीडेंट होते हैं, कई नंदी सड़कों पे घूमते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अनुदान हम गौशाला में देते हैं, इसी प्रकार का अनुदान अगर प्रत्येक किसान को हम 40 रुपये गाय के माध्यम से अगर देंगे तो प्रत्येक किसान उस गाय को अवेरेगा, कोई किसान गाय नहीं छोड़ेगा। और एक नियम बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि गाय माता को अवेरने के लिए, रखने के लिए एक नियम बनाना चाहिए कि प्रत्येक किसान को एक गाय अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। और मैंने पिछली बार विधानसभा में ये प्रश्न भी लगाया था कि एक गाय प्रत्येक किसान रखे, तो जो गायें रोड पे घूम रही हैं, जो नंदी रोड पे घूम रही हैं, वो गौ माता अपना किसान अपने घर पे अगर गाय रखेगा तो जो उर्वरक खेती कर रहे हैं उससे हमारे कई बीमारियां बढ़ रही हैं। तो वो गाय माता का गोबर उस किसान के खेत में डलेगा। और जैविक खेती अगर गाय रखेंगे, हम गौ पालन की ओर बढ़ेंगे तो हम जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। अगर जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा गौ पालन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो आप पशु शेड या 3 पशु शेड दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से, वो सिर्फ नाम मात्र के पशु शेड उनको दे रहे हैं। तो हमें ये योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक किसान को उसके पशु शेड देना चाहिए ताकि वो अपने पशुओं को उस पशु शेड के अंदर रख सके, खेती का संरक्षण कर सके और पशु शेड भी अपन रख सके। देवस्थान में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग का भी इसमें है। तो देवस्थान विभाग में हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे मंदिर हैं और प्राचीन मंदिर हैं, जिस प्रकार से बम्बोरी बालाजी, मनसापूर्ण अन्नपूर्णा माता जी हमारे मिसरोली, भूतेश्वर महादेव उमरिया, कोलवी बुद्ध गुफाएं और विनायक बुद्ध गुफाएं, जिस प्रकार की बुद्ध गुफाएं और पर्यटन स्थान को बढ़ावा देने के लिए हमें देवस्थान विभाग से इनमें राशि देनी चाहिए। पिछली बार वसुंधरा राजे जी की सरकार ने क्याथरा महादेव में 80 लाख रुपए स्वीकृत किया था, जो पिछली सरकार कांग्रेसी सरकार ने उस राशि को कैंसिल कर दी। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने इन मंदिरों के नाम लिए हैं, जो बुद्ध गुफाओं के नाम लिए हैं, इनमें आप अपना बजट दें और इन देवस्थान मंदिरों को आप बढ़ावा दें ताकि हमारे आने वाली संस्कृति और देवस्थान के द्वारा जो मंदिरों में आप राशि देंगे तो इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा और काफ़ी इस क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिलेगा। और जो भी देवस्थान में छोटे मोटे मंदिर आते हैं, उन छोटे मोटे मंदिर की, जैसे हम कहीं भी, एक सम्मानीय साथी पहले भी कह रहे थे कि विधायक कोष से कोई उसका जीर्णोद्धार छोटे मोटे मंदिर में पैसा, तो ये भी होना चाहिए कि हम चाहे विधायक कोष से कुछ फंड दे के वहाँ पे टूटे फूटे मंदिर में हम काम करा सकें और उसका जीर्णोद्धार कर सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।